बेटा कोई बात। देखिए जो अभी अपन ने 17 तारीख को पेपर दिया था, आज उसको थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो अपनी ऑर्गेनिक की क्लास चल रही थी वहाँ पर चलेंगे। अब देखें 17 तारीख को पेपर में जो ये पहला क्वेश्चन था ये आपके EMRS के पेपर में आया था और ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको स्पेक्ट्रम श्रेणी आती है तो यहाँ इसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है, इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरी से पहली कक्षा में कूदता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चौथी से दूसरी कक्षा में कूदता है और इसमें इलेक्ट्रॉन छठी से तीसरी कक्षा में कूदता है। आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और अगर उस उत्सर्जित ऊर्जा की हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें तो वो अलग अलग क्षेत्र की हो सकती है। अब यहाँ आपसे पूछा गया कि वो ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसके अंदर जो हमें तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो रही है वो दृश्य क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरी से पहली कक्षा में कूदता है तो लाइमन श्रेणी बनती है और उसके अंदर हमें तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी कोटि की मिलती है। यहाँ तीसरे से पहली में कूद रहा है तो भी लाइमन श्रेणी बनेगी और लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र कोटि की होती है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथी से दूसरी कक्षा में कूद रहा है। चौथी से दूसरी कक्षा में कूदने का मतलब मुझे बामर श्रेणी मिलेगी और बामर श्रेणी के अंदर अगर आपको पता हो जो मुझे लैम्डा प्राप्त होती है वो दृश्य क्षेत्र की कोटि की प्राप्त होती है। तो इस साल EMRS 2023 में ये क्वेश्चन आया तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर थर्ड क्यों गया, क्योंकि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सा पता लग रहा है कि इसके अंदर आंसर नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया अगर हो, इतना सा भी अगर आपको आइडिया हो कि साहब जो हमारी लाइमन श्रेणी होती है, अगर मान लीजिए लाइमन श्रेणी बन रही है तो जो लैम्डा होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र कोटि की होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में कूद रहा है और जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है अगर उसकी हम लैम्डा फाइंड आउट करें तो वो दृश्य कोटि की आती है। इसके अलावा आपने पाश्चन सुना होगा, लाइमन, बामर सुना होगा, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी, इन सब के अंदर जो लैम्डा मुझे प्राप्त होती है वो अवरक्त क्षेत्र की कोटि की होती है। तो इसीलिए जो EMRS में आंसर फर्स्ट का क्या गया, थर्ड गया। समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अब आपको ये पूछा गया क्वांटम संख्याओं पर। आपको पता है 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यहां आपसे ये कहा गया है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या कहते हो, जिसको आप रिप्रेजेंट n से करते हो, ये आपको किस बारे में बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या वर्णन करती है ऊर्जा व आकार का। अगर आप सबने रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हो, R बराबर 0.529 इंटू n²/z, और वैसे भी आपको पता होगा यहां n क्या है, ये जो n है ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है। समझ में आई बात? और वैसे भी अगर हम बात करें तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मतलब n से है और n जितने ज्यादा होंगे परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो साइज से रिलेटेड होती है, जो दिग्गंसी क्वांटम संख्या है वो शेप से रिलेटेड होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या मुझे कक्षकों का अभिविन्यास बताती है और जो मेरी चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जानकारी देती है। परमाणु की जो कितनी साइज होगी वो कहीं ना कहीं n पे डिपेंड करती है। किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो भी कहीं ना कहीं n पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो आंसर है वो क्या गया, फर्स्ट गया। और आप सबने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n²
आंसर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। सभी के समझ में आ गया होगा। जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो परमाणु के आकार व ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये भी EMRS में क्वेश्चन आया। He+ आयन के लिए जो पहली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर He+ आयन में अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था में होता तो इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा क्या होती? देखिए NCERT की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आती है किताब की। यहाँ क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जैसे He+ आयन है, He+ आयन में अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है तो जो इसकी ऊर्जा है वो कितनी है? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमता है ना तो इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और इसके अलावा जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन्हें उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो आप कहोगे ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो वो कहलाता है द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमता है तो उसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। He+ आयन का मतलब ही है, पहली बात तो बोर का प्रिंसिपल लागू ही उनके लिए होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और He+ आयन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसका क्वेश्चन यह है कि अगर He+ आयन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में घूमता है तो इसकी ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था में होता, यानी दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, तो बताओ उस समय इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती? क्वेश्चन का मतलब यह है। ध्यान से सोचेंगे, He+ आयन के लिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। He+ आयन की बोर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सी संभावित उत्तेजित अवस्था है? आई बात समझ में? यानी उत्तेजित अवस्था का मतलब समझ में आ गया। पहली कक्षा के अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब उत्तेजित अवस्था होती है। अगर एग्जामिनर ने मुझे पहली कक्षा की ऊर्जा दे रखी है और पूछे कि इसी परमाणु या इसी आयन में दूसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है nवीं कक्षा की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला E1/n²। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे पहली कक्षा की ऊर्जा पता है तो मैं उस परमाणु या आयन की दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल सकता हूं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा होता तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है। अगर सपोज करो He+ आयन में ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा होता तो इसकी ऊर्जा कितनी होती? तो आप -54.4 में कितने का भाग लगाते? 2 का स्क्वायर कितने का? 4 का, तो आंसर आता -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ये देखता अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था में होता E3, तो -54.4 के अंदर आप कितने का भाग लगाते? 9 का। अरे हाँ या ना? और 9 का भाग लगाते तो इसका आंसर आता -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए EMRS की जो आंसर है उसका 1 माना गया। आगे समझना बेटा, यहाँ आंसर दे रहे हो और वहाँ क्या हो जाता है तुम लोगों को। अब यहाँ क्वेश्चन यह है कि n बराबर 5 है, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में है। वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर n बराबर 5 है, ये n बराबर 5, तो वो पूछना चाह रहा है कि इस n बराबर 5 में कुल कितने कक्षक होंगे। इस n बराबर 5 में कुल कितने कक्षक होंगे? समझ में आ रही बात? वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर n बराबर 5 है तो बताएं इस n बराबर 5 यानी 5वीं कक्षा में कुल कितने कक्षक होंगे। ये आपका कहीं ना कहीं क्वांटम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप इसके आंसर दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस याद कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ये पूछा जाए कि 5वीं कक्षा है, इसमें उपकोषों की संख्या कितनी है, तो जो n का मान होता है उतने ही उपकोष होते हैं। यानी 5वीं कक्षा में 5 उपकोष होंगे। जैसे आपकी पहली कक्षा में एक ही तो उपकोष होता है S, दूसरी कक्षा में कितने उपकोष होते हैं? 2, तीसरी कक्षा में कितने? 3, चौथी कक्षा में कितने? 4, और 5वीं कक्षा में कितने उपकोष होंगे? 5 उपकोष होंगे। लेकिन ये थोड़ी कह रहा है कि 5वीं कक्षा में उपकोष कितने हैं, S, P, D, F और G। वो कह रहा है कि 5वीं कक्षा में आप ये बताएं कक्षक कितने हैं। तो एक फॉर्मूला है कि अगर हमें n का मान दे रखा है,
हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं जो 5वीं कक्षा है उसमें कुल कितने कक्षक हैं, तो फॉर्मूला है n²। तो आंसर तो आएगा 25 कक्षक। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। आप सबको पता है n बराबर अगर 5 है तो l का मान होगा 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पता होगा l का मान 0 से n-1 होता है। l बराबर 0 का मतलब है s उपकोष, l बराबर 1 का मतलब p उपकोष, l बराबर 2 का मतलब d उपकोष, l बराबर 3 का मतलब f उपकोष और l बराबर 4 का मतलब g उपकोष। इसका मतलब 5वीं कक्षा के अंदर 5 उपकोष है, s, p, d, f और g। अब आपको पता होता है s उपकोष में तो होता है 1 कक्षक, p उपकोष में होते हैं 3, px, py और pz, d में कितने होते हैं 5, f में कितने होते हैं 7 और g में कितने होते हैं 9। सबको जोड़ लो, आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। अरे आगे समझ में, इसीलिए इसका आंसर 25 क्या। फर्स्ट ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2022 का सॉरी। अब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, डेल स्क्वायर साई। डेल यहां लाप्लासियन स्थिरांक कहलाता है, लाप्लासियन स्थिरांक या लाप्लासियन ऑपरेटर बोल सकते हो, लाप्लासियन संकारक बोल सकते हो, लाप्लासियन ऑपरेटर बोल सकते हो। डेल स्क्वायर साई, साई वेव फंक्शन कहलाता है। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ e इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है और v उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करते हैं तो ये टोटल एनर्जी में से जब पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, हाफ mv²। और जो आगे डेरिवेशन अपन करते हैं इसको आगे, तो वो हाफ mv² लगा के इसका डेरिवेशन आगे किया जाता है, क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। अगर टोटल एनर्जी में से आप पोटेंशियल एनर्जी घटा दें तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम इसको आगे ड्राइव करते हैं, करेंगे आगे पढ़ेंगे, तो इसको हाफ mv² लिख के मैं आगे ड्राइव करूँगा। यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें v किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अभी अभी मैंने कहा v किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को। फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको 4 d ऑर्बिटल्स दे रखे थे और पूछा था इनमें एक्सियल d ऑर्बिटल्स कौन सा है। तो आपको पता है d ऑर्बिटल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो एक्सियल होते हैं और एक नॉन एक्सियल होता है। एक्सियल का मतलब यह है कि इनकी जो लोब्स होगी वो एक्सिस पर बनाई जाएगी, और एक्सियल के अंदर आते हैं एक तो dx² y² और एक क्या होता है dz²। और नॉन एक्सियल में कौन कौन आते हैं, dxy, dxz और dyz। यही पूछा गया इनमें से अक्षीय डी कक्षक कौन सा है, यानी वो डी ऑर्बिटल्स कौन सा है जिनकी पोलियों को एक्सिस पर बनाया जाता है। तो dxy, dxz, dyz तो नॉन एक्सियल है। dx² y² कैसा होता है, एक्सियल होता है, क्योंकि आप सबको पता है dx² y² कैसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और आप लोब्स को ऐसे ही तो बनाते हो। तो आपने लोब्स को कहाँ बनाया, एक्स और वाई एक्सिस पर ही तो बनाया, इसीलिए आपने इसको कहा एक्सियल डी ऑर्बिटल। और इनको कभी एक्सिस पर नहीं बनाते, बल्कि एक्सिस के कहाँ बनाते हैं, बीच में बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम नॉन एक्सियल है। आ गया होगा समझ में, इसीलिए इसका आंसर 3rd गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो फिर वेग में अनिश्चितता क्या होगी। यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। सबको पता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी न्यूमेरिकल करते समय बराबर होता है किसके, h/4π के। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता को बराबर कर लीजिए, यानी डेल एक्स और डेल पी को आपस में बराबर कर लीजिए, यानी डेल एक्स को डेल पी के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ भी डेल पी और यहाँ भी क्या हो गया, डेल पी। तो डेल पी का स्क्वायर बराबर आपका हुआ h/4π। इसको लिख सकते हैं m² v² किसके बराबर हुआ, h/4π के बराबर। समझ में आ गया। तो v² किसके बराबर हुआ, h/4π m² के बराबर। तो v किसके बराबर हुआ, दोनों तरफ अंडरूट लोगे तो 1/2m अंडरूट h/π। आगे समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस वही क्वेश्चन, n बराबर 4 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m के कितने मान होंगे। क्वेश्चन वही है कि n बराबर अगर 4 हो तो जितने कक्षक होंगे उतने ही m के मान होते हैं, क्योंकि m का मान प्रत्येक ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। वो ये पूछना चाह रहा है कि चौथी कक्षा में कितने कक्षक होंगे या चौथी कक्षा में m के कुल कितने मान हो सकते हैं। तो अभी मैंने कहा अगर किसी क्वेश्चन में n का मान दे रखा है और मुझसे कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो 16, अरे n स्क्वायर, तो आंसर तो इसका क्या आना है, 16 ही आना है। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। आपको पता है अगर n बराबर 4 है तो l का मान 0, 1, 2 और 3। l बराबर 0 का मतलब s उपकोष, ये p उपकोष, ये d उपकोष, ये f उपकोष। s उपकोष में एक s कक्षक है, p उपकोष में आपको पता है 3, d में बोलो कितने 5 और f में कितने 7, सबको जोड़ लो तो आपके पास टोटल m के कितने मान आ सकते हैं, 16। हर कक्षक के लिए m का मान होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमेय व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी, मतलब कौन सा सेट सही नहीं है। जो n है n, उसका मान हमेशा l से बड़ा होता है। n l से बड़ा है, n l से बड़ा है, n l से बड़ा है, n l से बड़ा है। m का जो मान होता है वो -l से +l के बीच में होता है। अगर l का मान 2 है तो m का मान -2, -1, 0, +1, +2 हो सकता है, क्योंकि l बराबर 2, l बराबर 2 का मतलब d उपकोष। d उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 5, और हर d कक्षक के लिए किसका मान होगा, m का मान, जो -2 से कहाँ तक हो सकता है, +2। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या होगा, 0। अगर l बराबर 3 है तो m का मान -3 से +3 तक हो सकता है। और यदि l बराबर 2 है तो m का मान -2 से +2 के बीच में हो सकता है। कभी भी m का मान क्या नहीं होगा, -3 नहीं हो सकता। अरे समझ में आई बात, क्योंकि l बराबर 3 का मतलब हुआ, l बराबर 2 का मतलब ये हुआ d उपकोष, और d उपकोष के लिए आपको पता है 5 कक्षक होंगे। उन पांचों कक्षकों के जो m के मान होंगे वो -2 से कहाँ तक होंगे, +2, -2, -1, 0, +1, +2। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्या क्रम होगा। n बराबर 6 का मतलब यह है कि वो छठे आवर्त की बात कर रहा है। ये जो n का मान होता है ना, वो हमें आवर्त के बारे में भी जानकारी देता है कि n बराबर 6 यानी छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब भरे जाते हैं जब छठे आवर्त के तत्व होते हैं। और छठे आवर्त के तत्वों में पहले s ब्लॉक के तत्व होते हैं, फिर f ब्लॉक के तत्व होते हैं, फिर d ब्लॉक के तत्व होते हैं, और फिर p ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो n का मान होता है वही s और p का मान होता है, लेकिन जो f का मान होता है वो होता है n-2f, और d का जो मान होता है वो एक कम होता है n-1d। इसका मतलब छठे आवर्त के अगर आपको कोई तत्व दे रखा है और आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना चाहते हो छठे आवर्त के तत्व का, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में, उसके बाद नंबर आएगा 4f का, उसके बाद नंबर आएगा 5d का, और लास्ट में किसका नंबर आएगा, 6p का। इसी बेसिस पर देखो, यदि n बराबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम ns, n-2f, n-1d और देन np होगा। आगे समझ में, छठे और सातवें में ये क्रम चलता है। एक p इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है। कोणीय संवेग दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या, कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, और एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग। देखो, कोणीय संवेग निकालने के यहां 3 फॉर्मूले काम आएंगे। एक फॉर्मूला तो होगा mvr बराबर NH/2π, पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है कोणीय संवेग का जब आपको ये बता रखा हो इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में, इलेक्ट्रॉन 4थी कक्षा में है तो कोणीय संवेग निकालें। 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आ चुका, इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में है, n बराबर 5 है, तो आप कोणीय संवेग निकालें तो 5h/2π।
लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष की बात करता है, इस उपकोष के अंदर है, तो उस समय जो कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √L L+1 H/2π। यहां कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है, p इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन p उपकोष के p कक्षक में है। समझ में आ गई बात? और p उपकोष के लिए आप सबको पता है L का मान 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हुआ 2 √2 H/2π। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? अरे है क्या? थर्ड। हाँ, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, √2 H/2 को लिख सकते हैं √2 इंटू क्या लिख सकते हैं √2π। आगे समझ में? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। देखो अगर कोई आपको ऐसा सिस्टम दे रखा है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसको आप आइडेंटिफाई करते हो n+L नियम से। जिसके लिए n+L का मान ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। यहाँ ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, n के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ आंसर गया केवल n। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये फॉर्मूला लगता है। अब उसने बाकायदा रिप्रेजेंट कर दिया कि हाइड्रोजन एटम है, अब उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइडेंटिफाई करनी है हाइड्रोजन एटम में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब एनर्जी निकालते हैं तो -13.6 इंटू Z² ये फॉर्मूला लगाते हैं। अरे बोर मॉडल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अनुसार एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो फिर जो अपन एनर्जी निकालते हैं वो n+L नियम से निकालते हैं। जिस उपकोष के लिए n+L का मान ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो फॉर्मूला मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगाया जाता है। अरे आगे समझ में? अगर मुझे ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है तो आपको कितनी क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। ये क्वांटम संख्या की डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, पोजीशन का मतलब ये भी आ गया कि पहली बात तो ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, ये भी पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, ये भी पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, ये भी पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी पोजीशन है। तो अगर आपको परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है तो आपको चारों क्वांटम संख्याओं की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अभी मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और उनके लिए n और l के मान दे रखे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है। तो हम सब ने n+L का नियम पढ़ा है कि जिसके लिए n+L का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखो इसके लिए n+L का मान 5 आ रहा है, इसके लिए n+L का मान 4 आ रहा है, इसके लिए n+L का मान 5 आ रहा है, इसके लिए n+L का मान 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी तो कम है और इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर मान लीजिए n+L का मान समान आने लग जाता है तो फिर हम n को देखते हैं। अगर n का मान कम है तो फिर उसकी एनर्जी भी कम है। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी तो किसकी है, D की। D से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, B की। B से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, C की। और C से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, A की। इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। आगे समझ में? फास्फोरस परमाणु में क्वांटम संख्या L = 1 और M = 0 वाले आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो आपको पता है फास्फोरस 15, इसका विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 और 3p3। ये तो है 1s2, ये है 2s2। सबको पता होता है s उपकोष एक s कक्षक से मिलकर बनता है, और p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। ये 3s0 2, और p उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बनेगा, लेकिन हुंड के नियम के अनुसार पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। अब आप सबको पता होगा इस s उपकोष के लिए तो l का मान 0 होता है, s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है, p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है, s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है, और p उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है। अब क्वेश्चन को देखेंगे। फास्फोरस परमाणु में आपको वो इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके लिए l बराबर 1 हो और m बराबर 0 हो, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? युग्मित होने चाहिए। तो l बराबर 1 का मतलब वो इनकी बात कर रहा है p उपकोषों की, क्योंकि इनके लिए तो l बराबर 0 होता ही है, और इनकी बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो l बराबर 1। अब आप सबको पता है ये p उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बनता है, px py, और इस एक के लिए तो px कक्षक के लिए मैं मान लेता हूं m का मान -1, तो pz के लिए m का मान मान लिया 0, और py के लिए कितना हुआ? +1। आगे समझ में? अरे आ रहा है, p उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बनता है ना, px py pz। एक के लिए m का मान -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1। तो वो कह रहा है कि l बराबर तो 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ m बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन परमाणु के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी पुष्टि कौन करता है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, हुंड का नियम। आप सबको पता है नाइट्रोजन का विन्यास होता है 1s2, 2s2 और क्या? 2p3। ये जो p उपकोष है ये 3 कक्षकों से मिलकर बना है। पहले तो आप तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू करोगे। सुना होगा ये किसका नियम है? हुंड का नियम। और यही कारण है नाइट्रोजन परमाणु में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 3। क्यों? क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार यदि कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है और वो कक्षक डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ऊर्जा बराबर है, तो पहले सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू होगा। ये किसका नियम है? हुंड का नियम है। n+l बराबर 7 वाले सभी उपकोषों की संख्या होगी। अब आपको पता है कि मुझे n+l बराबर 7 सेट करना है। n का मान 7 रख लेते हैं, l का मान 0 हो सकता है। n का मान 6 रख लेते हैं, l का मान 1 हो सकता है। n का मान 5 रख लेते हैं, l का मान 2 हो सकता है। n का मान 4 रख लेते हैं, l का मान 3 हो सकता है। और हमेशा n का मान l से बड़ा ही होगा, इसके अलावा संभावनाएं नहीं बन सकती। अगर n बराबर 7 है, l बराबर 0, तो इसका मतलब जो 7s उपकोष होता है उसके लिए n+l का मान 7 आएगा। ये 6p जो उपकोष होता है इसके लिए n का मान 6 है, l का मान 1 है, तो दोनों का योग 7 आएगा। ये जो 5d है इसके लिए n+l का मान कितना आएगा? 7 आएगा। और 4f के लिए भी n+l का मान 7 आएगा। तो n+l बराबर 7 4 उपकोषों के लिए संभव है। किस किस के लिए? s, p, d और क्या? f। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताया था जो dxy कक्षक होता है वो इस तरीके से बनता है, वो नॉन एक्सियल होता है। उसके अंदर जो लोब्स बनाते हो वो ना तो x एक्सिस पर बनाते हैं ना y एक्सिस पर बनाते हैं, बल्कि x और y के बीच में इस तरीके से बनाते हैं। तो उसने पूछा कि जो dxy ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी? x एक्सिस पर तो होगी नहीं, y एक्सिस पर होगी नहीं। x और y के जो 90 डिग्री का एंगल्स है, x एवं y अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर होगी। इससे भी ये 45 डिग्री का एंगल है और इससे भी क्या है? 45 डिग्री का एंगल है। 90 पर तो हो ही नहीं सकता। अगर x का 90 तो फिर ये हो गया, और y का 90 तो ये हो गया, फिर तो एक्सियल हो गया। एक्सियल थोड़ी, ये कैसे हैं? नॉन एक्सियल। सुना होगा कौन ये नोड? एंगुलर नोड।
जितना एल का मान होता है उतने ही कोणीय नोड होते हैं। जैसे एस उपकोष के लिए एल का मान 0 है तो इसके लिए कोणीय नोड भी 0 होता है। पी उपकोष के लिए एल का मान 1 है तो उसमें एक कोणीय नोड निकलता है। डी उपकोष के लिए एल का मान 2 है, इसीलिए उसमें कोणीय नोड या नोडल प्लेन 2 निकलते हैं। समझ में आई बात? जब भी वो आपसे पूछे कि कोणीय नोडल प्लेन, ये जो कोणीय नोडल प्लेन है इनकी वैल्यू एल के बराबर होती है। एस उपकोष के लिए कोणीय नोडल प्लेन 1 0 निकलता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 निकलेंगे नोडीय तल। यहां आपको दे रखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक अवस्था आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आपको ये बताना है कि ये तत्व कौन सा है। अगर आपको पता हो कि जीनॉन का परमाणु क्रमांक 54 और 2 56 और 7 63, 54 और 2 56, 56 और 7 63, यानी कि ये 63 नंबर वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और 63 नंबर वाले इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्स है वो कौन सा होता है? यूरोपियम। भाई सीधा पता लग रहा है, देख लो आप। 54 और 2 56 और 7 63, तो ये जो जिसका परमाणु क्रमांक 63 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींच रखा है। और 63 नंबर का जो है वो आपका कौन सा है? यूरोपियम है। यूरोपियम तो 63 है, गैडोलिनियम 64 है। आई बात समझ में? नियोडीमियम 60 है, सिर पर 9 दिए रखकर, और समेरियम 62 है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको खींचना है। प्लैटिनम, ये जो प्लैटिनम आता है ये आपका आता है छठे आवर्त में। प्लैटिनम एक्चुअल में क्या है, ये जो निकेल परिवार है ना, इसमें एक्सेप्शन होते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो होता है D8, लेकिन पैलेडियम में ये D8 का D10 हो जाता है, और प्लैटिनम के अंदर ये D8 का क्या हो जाता है? D9। तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि जिसके अंदर आंसर D9 होगा वही इसका आंसर होगा। और देखो वैसे भी देख सकते हो कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन 78 भर रहे हैं, तो 54 और 2 60 और 8 68, ये तो हो ही नहीं सकता। सही है? 54 और 14, 54 और 14 कितना हुआ? 68, 10 78, ये हो सकता है। कई बार तो क्रॉस ऐसे ही हो जाता है, 54 14 68 और 10 78, 54, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है। और वैसे मैंने अभी कहा था कि जो छठा आवर्त का तत्व होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6s में बढ़ते हैं, फिर 4f में बढ़ते हैं, फिर 5d में बढ़ते हैं, और फिर 6p में बढ़ते हैं। अभी भी बताया था। और इससे पहले जीनॉन लिख देते हैं। जीनॉन 54, 6s2 56, 4f 14, 56 और 14 70, होना चाहिए 5d8, लेकिन मैंने कहा ये एक्सेप्शन होता है। 6s2 की बजाय तो क्या हो जाता है? 6s1, और d8 का क्या हो जाता है? d9। आगे समझना। जो px परमाणविक कक्षक है उसका नोडल तल yz तल है। px परमाणविक कक्षक में yz तल में इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है। अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं, आप सबको पता है कि 3 प्लेन होते हैं, एक xy प्लेन, एक yz प्लेन और एक xz प्लेन। आप सबको पता है कि आप px कक्षक को कैसे बनाते हो। px कक्षक में जो हम लोब्स बनाते हैं वो x एक्सिस पर बनाते हैं। जहां ये लोब्स होती है वहां तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इन पॉलियो में ही होती है। तो xy तल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? xy में। एक मिनट, हेलो, एक तो xy तल में मिल रहा है, दूसरा कहाँ मिल रहा है? xz में मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा? yz में। तो इसका मतलब इसके लिए जो नोडीय तल होता है, नोडल प्लेन है, वो yz प्लेन है। यानी yz प्लेन वो प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0। तो ये कह रहा है कि जो px एटॉमिक ऑर्बिटल्स है
उसका नोडल प्लेन YZ होता है, सही है। और px जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसका जो YZ प्लेन है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए px परमाणविक कक्षक के लिए नोडीय तल YZ प्लेन होता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन का क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। आपको पता है नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, 1s2 2s2 2p3। इस प्रकार नहीं है, बिल्कुल सही है, कथन सही है। उसका कारण क्या है, आपको पता है, हुंड का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ा है, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और पढ़ा होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि एक परमाणु का ग्राउंड अवस्था में जो विन्यास वह होता है जो अधिकतम मल्टीप्लिसिटी रखता है। यानी अगर आप इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो अधिकतम बहुलकता निकालोगे, तो अधिकतम बहुलकता निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2s+1। s यहाँ पर होता है टोटल स्पिन, s यहाँ पर क्या है, टोटल स्पिन। इसके कारण तो 0 आएगा, क्योंकि एक प्लस हाफ एक दूसरा माइनस हाफ, इसके कारण भी 0 आएगा। इसके कारण हाफ 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 कितना हो गया, 3/2। तो 2 × 3/2 + 1। तो यहाँ जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो इसके लिए 4 निकलेगी। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम यही तो होता है कि हुंड क्या कहता है कि अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे। उसका रीज़न क्या है, ताकि आपको जो मल्टीप्लिसिटी मिले वो कैसी मिले, मैक्सिमम मिले। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। इसीलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। आप सबको पता है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो टोटल एनर्जी निकल के आती है वो नेगेटिव में आती है, बिल्कुल सही है। En बराबर -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा आती है -13.6, दूसरी कक्षा की ऊर्जा आती है -3.4, तीसरी कक्षा की ऊर्जा आती है -1.51। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव में आती है, बिल्कुल सही है। और ये जो एनर्जी जब तक नेगेटिव में आती है तब तक ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड स्टेट में है। अगर ये एनर्जी 0 हो जाती है या ये एनर्जी प्लस में आ रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से बाहर निकल गया है। और ये जो नेगेटिव चिन्ह है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी अवस्था में है, बंधित अवस्था में है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर दृढ़ता से बांधे हुए है। तो एक स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, और इसका रीज़न क्या है कि ये कौन सी स्टेट में मिलता है, बंधित अवस्था में मिलता है। आगे सुनिए, अबव नियम के अनुसार 3p, 3d, 4s और 4p कक्षकों की ऊर्जाएं दे रखी हैं, और आपको ये बताना है कि 3p, 3d, 4s और 4p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n+l नियम लगाओगे। इसके लिए n+l तो आएगा 3 और 1 4, इसके लिए आएगा 3 और 2 5, इसके लिए आएगा 4, इसके लिए आएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की, किस किस की, 3p और 4s की एनर्जी सबसे कम है, और उसमें भी उसकी एनर्जी कम होती है जिसके लिए n का मान कम है। तो सबसे कम एनर्जी तो हो गई 3p की, और 3p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s की, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d की, और 3d से ज़्यादा एनर्जी 4p की। किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो n+l नियम से भरे जाते हैं। इसके लिए n+l का मान आएगा 5, इसके लिए n+l का मान 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 और इसके लिए 5। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s में भरा ही आएगा। अरे हाँ या ना, सही है। इसमें इन तीनों में n का मान बराबर है n+l का, तो उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और सबसे बाद में 4d। ये थोड़ा सा है क्या ऐसा ऑप्शन, ये है, ये एक्चुअल में 4d है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 है, और ये जो गैडोलिनियम है ये भी आपके छठे आवर्त में आता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे से याद आ जाएगा, गैडोलिनियम 64। जीनॉन 54, सही है, 54 और 2 कितना हुआ, 54 और 2 56। अब जो ये गैडोलिनियम है इसका विन्यास 4f8 होना चाहिए, 56 और 8 64। लेकिन क्या होता है, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी विन्यास के कारण ये जो गैडोलिनियम है इसका विन्यास होता है क्या, 4f7। 4f7 है क्या, 4f7 वाला विन्यास, 4f7 5d1। ये मैं एक्सेप्शन बताऊंगा जब डी ब्लॉक को, ये एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा कि सीलू जीडी, ये एक्सेप्शंस होते हैं। इनके अंदर 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 4f में आते हैं। आगे समझे, यहां स्पष्ट पता चल रहा है कि 3d2 और 4s2। अब लगता तो ऐसा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में भरा ही गया होगा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं 3d में भरेंगे, क्योंकि इसके लिए तो n+l का मान 4 है और इसके लिए n+l का मान 5 है। तो आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में और फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 3d2 में। और आपको पता है कि यहाँ पर उनको पता भी चल रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3d में भरा जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, 3d में, इसीलिए कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। देखा भी होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देन 3d का नंबर आता है। भरते तो 4s में पहले और 3d में बाद में है, लेकिन लिखते समय क्या करते हैं कि 3d को तो क्या कर लेते हैं पहले, और 4s को कहाँ लिखते हैं, बाद में। इसीलिए कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का। यहां 106 नंबर वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, 106 आ रहा समझ। ऐसे क्वेश्चन जब आए पहले तो एक बार टोटल कर लिया करो, टोटल से ही आंसर सेट हो जाता है पहले तो, कि मेरे पास टोटल 106 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। रेडॉन का जो विन्यास है वो है 86 और 14 100 और 4 104 और 2 106, ये हो सकता है। सर क्लास में ये देखो 86 और 14 100 और 106, ये भी हो सकता है। 86 और 14 100 106, ये भी हो सकता है। 86 और 14 100 और 104, ये नहीं हो सकता। आया समझ में। सबसे पहले तो 3 में से 2 बच गए। अब ये जो 106 नंबर का जो एलिमेंट है ना, ये 7वें आवर्त का तत्व है। 7वें आवर्त में पहले S ब्लॉक के तत्व, फिर F ब्लॉक के तत्व, फिर D ब्लॉक के तत्व और फिर P ब्लॉक के तत्व आते हैं। अब ये भी बताया जो N का मान होता है वो S और P का मान होता है, F का मान 2 कम होता है और D का मान 1 कम होता है। आ रहा समझ। अब आप सबको पता है, हम यहाँ लिख देंगे रेडॉन। रेडॉन लिखते ही 86 तक का काम खत्म हो गया। रेडॉन के बाद आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7s2 में और फिर 5f 14, सही है। तो कितना हो गया, 86 और 2 है 102 हो गए। अब इसके बाद 6d4 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा जैसे क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम में 3d4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3d5 में, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी विन्यास के कारण। इसीलिए इसके अंदर जो ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 6d5 और 7s1 में। अरे आगे समझ में। क्रोमियम के अंदर d4 का d5 हो जाता है, नहीं हो जाता। इसके अंदर भी अब और कोई ऑप्शन तो बैठ नहीं रहा। देखो और कोई है क्या इसके अंदर, होने को तो ये भी है, ये भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना तो ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, और पुरानी बुक्स के अंदर ये वाला आंसर दे रखा है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। पुरानी बुकों के अंदर तो ये आंसर है और नई बुकों के अंदर ये आंसर है। पुरानी बुकों में तो ये क्या कर रखा है कि जैसे क्रोमियम के अंदर d4 का d5 करते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने इसको 6d5 और 7s1 कर रखा है। बात सुन में। तो ऐसे क्वेश्चन के चांस कम होता है, लेकिन आएगा तो फिर
बोनस ही होता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। नई एनसीईआरटी में ये है और पुरानी बुकों में ये है। एफ उपकोष के बाद जी उपकोष आता है, सही है बात। अभी अभी अपन ने पढ़ा था एस, पी, डी, एफ और जी उपकोष। एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी उपकोष के लिए एल का मान क्या होगा? 4 होगा। अगर मुझे एल का मान पता हो तो मैं ये पता लगा सकता हूं इसमें कितने कक्षक होंगे। जैसे आप कहते हो ना एस उपकोष में 1 कक्षक, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में 9 कक्षक आते हैं। तो किसी उपकोष में कुल कितने कक्षक होंगे निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। आया समझ में? तो आपको पता चल गया कि जी उपकोष में 9 कक्षक होंगे और आपको पता है हर कक्षक में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 18। अभी भी आपने कहा कि जो जी उपकोष है इसके लिए एल का मान 4 होगा और मैं पहले ही बता चुका एल और एन में एन हमेशा बड़ा होता है एल से। और आपको पता है अगर n बराबर 5 है तो l का मान 0 से n-1 बोलते नहीं बोलते? आया समझ में? और अभी भी पढ़ा था अपन ने n बराबर 5 में ही जी उपकोष आता है। और ये आपको पता ही है कि एक जी कक्षक में या किसी भी ऑर्बिटल में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। पढ़ा होगा। यदि किसी कण के वेग को 1/3 तक कम कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो लैम्डा बराबर होता है h/mv। मान लीजिए पहले लैम्डा आपने v वेग v रखा तो तरंगदैर्ध्य थी लैम्डा, सही है। अब आपने वेग को कितना कर दिया? 1/3 कम कर दिया। वेग कितना कर दिया? 1/3। तो जो आपकी लैम्डा है, अगर वेग को आप 1/3 करते हो तो जो लैम्डा है वो कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा। अरे हाँ या ना? अब मुझसे पूछता है कि बताओ तरंगदैर्ध्य में कितने % की वृद्धि हुई। तो जैसे मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 125 रुपए में बेच दी। अब मुझसे पूछा जाए बताओ आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप पहले तो लाभ निकालोगे 25 रुपए और फिर क्या करोगे? क्रय मूल्य लिखोगे 100 × 100 करते हो नहीं करते? अरे हाँ या ना? पहले हमारी तरंगदैर्ध्य थी लैम्डा, अब हो गई 3 लैम्डा। तो बोलो आपकी तरंगदैर्ध्य में कितने की वृद्धि हो गई? 2 लैम्डा की। लाभ कितने का हुआ? 25। अरे हाँ या ना? मैं ये कहता हूँ ये मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो लाभ या हानि कुछ भी निकालनी हो, फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। ये मेरा लैम्डा क्रय मूल्य है और ये हो गया 3 लैम्डा। तो बोलो लाभ कितने का हुआ? 2 लैम्डा और क्रय मूल्य कितना है? लैम्डा इंटू क्या? 100। तो कितना % आएगा? अरे नहीं आएगा समझ में? किसी उपकोष में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में 2l+1 या निकालने का फॉर्मूला होता है 4l+2। जैसे आप एस उपकोष में 2, पी उपकोष में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4l+2 कि किसी उपकोष में आप कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? 4l+2। अप्लाई कर लो। जैसे पी उपकोष के लिए एल का मान 1 तो p6, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 तो आप डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। उन सभी उप ऊर्जा स्तरों जिनके लिए n+l का योग 5 से कम हो तो कुल कक्षकों की संख्या बतानी है, यानी n+l का योग 5 से कम होना चाहिए। यानी n+l बराबर 1 भी हो सकता है, n+l बराबर 2 भी हो सकता है, n+l बराबर 3 भी हो सकता है और n+l बराबर क्या हो सकता है? 4 भी। 5 से कम होना चाहिए n और l का योग। तो बताएं कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? अगर n+l बराबर 0 है तो 1 + 0 तो 1s और 1s में आपको पता है एक s कक्षक। n+l कैसे निकालोगे? 2 + 0। 1 + 1 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि n और l क्या नहीं हो सकते? बराबर। तो ये भी 2s उपकोष यानी s कक्षक। इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक तो होगा 3 + 0
और एक बन सकता है 2+1, ये तो हो गया 3s और ये हो गया 2p। इसमें तो एक s कक्षक और p उपकोष में कितने p कक्षक? 3। n+l बराबर 4 कैसे निकाल सकते हो? एक तो 4+0 संभावना बन गई, एक क्या बन गई? 3+1, ये तो हो गया 4s और ये हो गया क्या? 3p। इसमें 1 और इसमें 3, जोड़ लो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। आगे समझ में? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और पढ़ा भी चुका, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तो कोई जालक ऊर्जा का तो कोई बात ही नहीं है, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता की तो कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात ही नहीं होती। तो आंसर होता है एक्सचेंज एनर्जी। ये क्वेश्चन EMRS में आया था। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम ऊर्जा की कहाँ आवश्यकता होगी? अगर आपको इतना भी पता हो कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, -13.6 और -3.4, 10.2 का, और बाद में वो एनर्जी डिफरेंस आगे चलकर कम होता जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाना है तो यहाँ एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। 2 से 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाता है, 3 से 4 के बीच में एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर बन गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन 1 से 2 में ले जाना चाहते हैं, यानी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाना चाहते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 2 से 3 में वो डिफरेंस कम हो जाता है, 3 से 4 में और डिफरेंस कम होता है, और 4 से 5 में और कम डिफरेंस होता है। अगर वो यही क्वेश्चन पूछता कि किस ट्रांजैक्शन में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती, तो फिर आपका आंसर क्या जाता? थर्ड होता, 4 से 5। 2-फ्लोरोएथेनॉल आपको बता चुका, ये वाली स्थिति है। और पहले ही बता चुका, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके अंदर एंटी और गॉच में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? गॉच। तो सबसे ज़्यादा गॉच, उससे कम एंटी, और सबसे कम कौन? ग्रसित। आगे समझ में? इस साल सिंपल सा क्वेश्चन आया, एकल बंध के सापेक्ष जब आप घूर्णन करते हो तो जो आइसोमर्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संरूपण समावेवी, कन्फर्मेशंस। यही तो डेफिनेशन है। सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष फ्री रोटेशन के कारण जो समावेवी बनते हैं वो संरूपण समावेवी कहलाते हैं। पहले ही बता चुका, एन ब्यूटेन के अंदर ये जो 2 गॉच फॉर्म बनती हैं, एन ब्यूटेन को जब आप 360 डिग्री पर रोटेट करते हो तो 2 गॉच फॉर्म बनती हैं इस तरह से। बता चुका, और बता चुका ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनंशुमास। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जब आप घुमाते हो तो गॉच फॉर्म कितनी बार आती है? अभी भी बताया, 2 बार। अरे हाँ या ना? ये आपका ब्यूटेन की फॉर्म है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। आगे समझो, ये स्थिति है। कार्बन 2 और कार्बन 3 को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो 120 डिग्री के एंगल पर, तो आपको पता है अगर आप इसको 120 डिग्री पर घुमाओगे तो क्या होगा? जैसे आपको पता है 60 पर घुमाओगे तो ये एच यहाँ जाएगा, और 120 पर घुमाओगे तो एच यहाँ जाएगा, ये वाला एच यहाँ चला जाएगा, और ये मैथिल यहाँ चला जाएगा। आया समझ में? तो आपको दिख रहा होगा दोनों मैथिल 60 डिग्री पर आ जाते हैं, तो वो फॉर्म कौन सी होती है? आया समझ में? उम्मीद करता हूँ 40 की 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे,
और इन 40 की 40 क्वेश्चनों में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो आप नहीं कर सकते थे। इजीली आप 40 की 40 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ सबके इस पेपर समझ में आ गया।